हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन 16 से सेक्शन 23 तक। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे लॉ रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Section 16 talks about courts of metropolitan magistrates. Subclause 1 says that in every metropolitan area there shall be established as many courts of metropolitan magistrates, and at such places as the state government may, after consultation with the High Court, by notification specify. इसका मतलब है कि हर मेट्रोपॉलिटन एरिया में उतने कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एस्टेब्लिश किए जाएंगे और उन प्लेसेस पे किए जाएंगे जहां पर स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद में नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेसिफाई करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज हमें ये समझनी चाहिए कि कौन से प्रोविजंस मैंडेटरी प्रोविजंस होते हैं, कौन से ऑप्शनल प्रोविजंस होते हैं। जहाँ पे शैल वी का यूज होता है, विच प्रोविजन इज मैंडेटरी प्रोविजन, और जहाँ पे मे बी का यूज होता है, जहाँ मे बी, तो वो प्रोविजन जो होता है वो ऑप्शनल प्रोविजन होता है। तो यहाँ पे शैल बी का यूज किया गया है। इसका मतलब है कि मैंडेटरी प्रोविजन है कि यहाँ पर क्या है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में उतने कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एस्टेब्लिश किए ही जाएंगे और उन प्लेसेस पे ही किए जाएंगे जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद में एक नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेसिफाई करेगी। ठीक। सबक्लॉज 2, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। इसका मतलब है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे वो हाई कोर्ट के थ्रू अपॉइंट किए जाएंगे। Subclause 3, the jurisdiction and powers of every metropolitan magistrate shall extend throughout the metropolitan area. इसका मतलब है कि मजिस्ट्रेट के जो भी जुरिस्डिक्शन और जो पावर होंगी वो पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया में एक्सटेंड होंगी। Section 17 talks about chief metropolitan magistrate and additional chief metropolitan magistrate. Subclause 1 says that the high court shall, अब शेल आया, इसका मतलब क्या है, ये एक मैंडेटरी प्रोविजन हो गया। इन रिलेशन टू एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया विद इन इट्स लोकल जुरिस्डिक्शन अपॉइंट अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट टू बी द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फॉर सच मेट्रोपॉलिटन एरिया। इसका मतलब है कि हाई कोर्ट अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में आने वाले हर मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए किसी एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के तौर पर अपॉइंट कर सकती है। ठीक। और सबक्लॉज 2, द हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट टू बी एन एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एंड सच मजिस्ट्रेट शैल हैव all or any of the powers of a chief metropolitan magistrate under this code or under any other law for the timing in force as a high court may direct। यहाँ पे मे अपॉइंट आया, इसका मतलब ये ऑप्शनल हो गया। ठीक है, ये ऑप्शनल प्रोविजन है। तो इसमें बताया गया है कि हाई कोर्ट अगर चाहे तो किसी भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के तौर पर अपॉइंट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। ठीक। और अगर हाई कोर्ट एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अगर अपॉइंट करता है तो उसे इस कोड के अंडर या किसी दूसरे लॉ के अंदर जो टाइमिंग इन फोर्स में होंगे तो वो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की या तो सारी या कुछ पावर्स दे सकती हैं, जो ऐसा भी हाई कोर्ट डायरेक्ट करेंगे। Section 18 talks about special metropolitan magistrates. Subclause 1 says that the High Court may, if requested by the central or state government so to do, confer upon any person who holds or has held any post under the government all or any of the powers conferred or conferable by under this code on a metropolitan magistrate in respect to particular cases or to particular classes of cases in any metropolitan area within its local jurisdiction। इसका मतलब है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करती हैं तब हाई कोर्ट चाहे तो अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में आने वाले किसी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया में पर्टिकुलर केसेस या पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस से डील करने के लिए जो गवर्नमेंट पोस्ट को होल्ड करते हों उससे इस कोर्ट के अंडर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की सारी या कुछ पावर्स दी जा सकती हैं। प्रोवाइजो भी दिया गया है इसमें, provided that no such power shall be conferred on a person
unless he possesses such qualification or experience in relation to legal affairs as the High Court may by rules specify. इसका मतलब है कि ऐसे पर्सन जब तक मतलब ऐसे पर्सन्स को जब तक पावर नहीं दी जाएगी, यानी कि बोला कि जो गवर्नमेंट पोस्ट को हैंडल करते हो तो उनको पावर्स दे दी जाएगी, तो वहीं उसको ही इसमें प्रोवाइजो में बताया गया है कि लेकिन ऐसे पर्सन्स को जब तक पावर नहीं दी जाएगी जब तक कि वो लीगल अफेयर्स के रिलेशन में क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस होल्ड नहीं करते हो, जैसा भी हाई कोर्ट रूल्स बनाकर इस बिहाफ में स्पेसिफाई करेंगे। ठीक। सब क्लोज 2, such magistrate shall be called special metropolitan magistrate and shall be appointed for such term not exceeding 1 year at a time as the High Court may by journal or special order direct. इसका मतलब है कि ऐसे मजिस्ट्रेट को स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोला जाएगा और ऐसे मजिस्ट्रेट का टेन्योर मैक्सिमम 1 ईयर का होगा और इनमें से 1 साल और इन 1 साल में भी कितने टाइम के लिए अपॉइंट होंगे, ये हाई कोर्ट जो है वो जनरल और स्पेशल ऑर्डर के थ्रू डायरेक्ट करेगी। सब क्लोज 3, द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी may empower any special metropolitan magistrate to exercise in any local area outside the metropolitan area the powers of a judicial magistrate of the first class. इसका मतलब है कि अगर हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो, ठीक है, अगर हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अपने मेट्रोपॉलिटन एरिया के बाहर के किसी भी लोकल एरिया में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास की पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए एम्पावर कर सकती है। Section 19 talks about subordination of metropolitan magistrates. Subclause 1 says that the chief metropolitan magistrate and every additional chief metropolitan magistrate shall be subordinate to the session judge and every other metropolitan magistrate shall, subject to the general control of the session judge, be subordinate to the chief metropolitan magistrate. इसका मतलब है कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और हर एक एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेशन जज के सबऑर्डिनेट होंगे और बाकी सारे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेशन जज के जनरल कंट्रोल में रहते हुए चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट होंगे। Subclause 2 says that the High Court may, for the purposes of this court, define the extent of the subordination, if any, of the additional chief metropolitan magistrate to the chief metropolitan magistrate. इसका मतलब है कि अगर हाई कोर्ट चाहे तो इस कोर्ट के पर्पस के लिए एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है वो किस एक्सटेंट तक चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट होंगे ये डिफाइन कर सकती हैं। सबक्लॉज 3, द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स consistent with this code as to the distribution of business among the metropolitan magistrate and as to the allocation of business to an additional chief metropolitan magistrate. इसका मतलब है कि अगर हाई कोर्ट चाहे तो टाइम टू टाइम पर यानी कि समय समय पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बिजनेस के एलोकेशन के बारे में इस कोड के कंसिस्टेंस में रूल बना सकती है या स्पेशल ऑर्डर दे सकती है। सेक्शन 20 टॉक्स अबाउट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। सबक्लॉज 1 सेज दैट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट and in every metropolitan area the state government may appoint as many persons as it thinks fit to be executive magistrates and shall appoint one of them to be the district magistrate. इसका मतलब है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो हर डिस्ट्रिक्ट में या हर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में उतने पर्सन्स को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के तौर पर अपॉइंट कर सकती है जितना वो ठीक समझे और उन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से किसी एक को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर अपॉइंट करेंगे। सबक्लॉज 2 सेज दैट द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट to be an additional district magistrate
and such magistrate shall have such of the powers of a district magistrate under this code or under any other law for the timing in force as may be directed by the state government. इसका मतलब है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर अपॉइंट कर सकती है, और ऐसे मजिस्ट्रेट को यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस कोड के अंडर यानी कि सीआरपीसी के अंडर या किसी दूसरे लॉ के अंडर जो टाइमिंग इन फोर्स हो उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की उतनी पावर होंगी जितनी स्टेट गवर्नमेंट इस बिहाफ में डायरेक्ट करेंगी. Sub clause 3 says that whenever in consequences of the office of a district magistrate becoming vacant, any officer succeeds temporarily to the executive administration of the district, such officer shall, pending the orders of the state government, exercise all the powers and perform all the duties respectively conferred and imposed by this code on the district magistrate. इसका मतलब है कि अगर किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ऑफिस वैकेंट हो जाता है तब अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी ऐसे ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकती है जो स्टेट के एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने में एलिजिबल हो, और स्टेट गवर्नमेंट का नेक्स्ट ऑर्डर आने तक वो ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की वो सारी पावर्स को और फंक्शंस को एक्सरसाइज कर सकेगा जो इस कोड के अंडर या किसी दूसरे लॉ के अंडर बताई गई है. अब यहाँ पे बताया गया वैकेंट. अब वैकेंट किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, उसकी इलनेस की वजह से हो सकता है, डेथ की वजह से हो सकता है, ट्रांसफर की वजह से हो सकता है, या किसी ऑफिशियल फंक्शंस करने के लिए किसी कहीं बाहर गए हो तो उसकी वजह से हो सकता है. तो यहाँ पे वैकेंट होना मेन है, किसी भी रीजन से हो सकता है. ओके. Section 4 says that the state government may place an executive magistrate in charge of a subdivision and may relieve him of the charge as occasion requires, and the magistrate so placed in charge of a subdivision shall be called the subdivisional magistrate. इसका मतलब है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सब डिवीजन का वर्क दे सकती है और रिलीव भी दिला सकती है, और मजिस्ट्रेट को सब डिवीजन का वर्क दिया गया है तो वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बोला जाएगा. ठीक. सब क्लॉज 4A says that the state government may by journal or special order and subject to such control and directions as it may deem fit to impose delegate its power under subsection 4 to the district magistrate. इसका मतलब है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो जर्नल और स्पेशल ऑर्डर निकाल करके सब सेक्शन 4 के अंडर अपनी सारी पावर्स को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डेलीगेट कर सकती है. यानी फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहे तो किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सब डिवीजन का वर्क दे सकती है और एक्सरसाइज भी करवा सकती है. सब क्लॉज 5 says that nothing in this section shall preclude the state government from conferring under any law for the timing in force on a commissioner of police all or any of the powers of an executive magistrate in relation to a metropolitan area. इसका मतलब है कि इस सेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्टेट गवर्नमेंट को किसी लॉ के अंडर जो टाइमिंग इन फोर्स हो मेट्रोपॉलिटन एरिया के रिलेशन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की सारी या कुछ पावर्स को पुलिस कमिश्नर को देने से रोकती हो. सेक्शन 21 टॉक्स अबाउट स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स. इसमें बताया गया है कि द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट for such term as it may think fit executive magistrates to be known as special executive magistrates for particular areas or for the performance of particular functions, and confer on such special executive magistrates such of the powers as are conferable under this code on executive magistrates as it may deem fit. इसका मतलब है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए या किसी पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के तौर पर अपॉइंट कर सकती है, और इस कोड के अंडर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दी जाने वाली पावर में से ऐसी पावर स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर की जा सकती है जो स्टेट गवर्नमेंट सही समझे. Section 22 talks about local jurisdiction of executive magistrates.
Subclause 1 says that subject to the control of the state government, the district magistrate may from time to time define the local limits of the areas within which the executive magistrates may exercise all or any of the powers with which they may be invested under this code. इसका मतलब है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हुए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के जो लोकल एरिया हैं यहाँ पर वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं, उस लोकल एरिया की लिमिट्स को डिफाइन कर सकते हैं. Subclause 2 says that except as otherwise provided by such definition, the jurisdiction and powers of every such magistrate shall extend throughout the district. इसका मतलब है कि हर मजिस्ट्रेट का जो जुरिस्डिक्शन है और जो पावर्स हैं वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंड होंगी जब तक कि डेफिनेशन में कुछ भी ना बताया गया हो. Section 23 talks about subordination of executive magistrates. Subclause 1 says that all executive magistrates other than the additional district magistrate shall be subordinate to the district magistrate, and every executive magistrate other than the subdivisional magistrate exercising powers in a subdivision shall also be subordinate to the subdivisional magistrate, subject however to the general control of the district magistrate. इसका मतलब है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को छोड़ करके जो भी सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेशन में होंगे, और सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को छोड़ करके हर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो सब डिवीजन में अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं वो सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेशन में होते हुए भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जनरल कंट्रोल में होंगे. Subclause 2 says that the district magistrate may from time to time make rules or give special orders consistent with this code as to the distribution of business among the executive magistrates subordinate to him, and as to the allocation of business to an additional district magistrate. इसका मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहे तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो उसके सबऑर्डिनेशन में है और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेशन में इस कोड के कंसिस्टेंस में रूल बना सकती हैं और ऑर्डर भी दे सकती हैं. I hope you all are understood this topic. If anybody have any queries regarding my topics, then put in the comment box. I will definitely giving reply to all of you, and keep sharing my videos to your friends and also to subscribe my channel. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना.